गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अशोक शर्मा। आज फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की बात करेंगे, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस की। मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में आज जो अपन पढ़ेंगे उसमें अपना पहला पॉइंट होगा निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद दो डेफिनेशंस होंगी अपने पास, एक होगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उन दोनों की डेफिनेशंस की बात करेंगे। उसके बाद इसमें कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांकों का रूपांतरण किस तरह से होगा एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में। और उसमें चौथा पॉइंट अपने पास होगा गैलीलियन रूपांतरण, एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में कुछ विशेष स्थितियों में गैलीलियन रूपांतरण की समीकरण क्या होगी। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो मैं पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करता हूँ आज कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा या किसे कहेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे यांत्रिकी एवं दोलन, जो आपकी बुक चलती है उसकी यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। इस यूनिट में जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, पहला टॉपिक पढ़ेंगे निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, उस स्थिति में त्वरण, वेग या स्थिति को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद अलग अलग निर्देश तंत्रों में निर्देशांकों का रूपांतरण कैसे होता है। निर्देशांकों में जैसे स्थिति का, कण की स्थिति का रूपांतरण कैसे होगा, वेग के रूपांतरण के लिए समीकरण क्या होंगे और त्वरण के रूपांतरण के लिए समीकरण क्या होंगे। इसके पश्चात चौथे टॉपिक में अपन करेंगे रूपांतरण का एक विशेष प्रकार होगा जिसको अपन कहेंगे गैलीलियन रूपांतरण। तो इसमें भी अपन कण की स्थिति, संवेग और त्वरण, इनके रूपांतरण से संबंधित समीकरण निकालेंगे। तो इसमें अपन पहले टॉपिक की बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या होता है। कोई भी कण है, उसकी स्थिति या उसकी गति के बारे में अध्ययन जब किया जाता है तो कोई भी प्रेक्षक किसी विशेष स्थिति के सापेक्ष उसका अध्ययन करता है। वो प्रेक्षक कहाँ है, प्रेक्षक की गति कैसी है, उसके बेसिस पे कण की स्थिति का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक पेड़ है और आप खड़े हो, आप पेड़ को देख रहे हो तो आपके लिए पेड़ स्थिर अवस्था में है। तो आप देख रहे हो, वो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आपके सापेक्ष पेड़ की स्थिति क्या है, स्थिर है, वो गति नहीं कर रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, उसके लिए वही पेड़ गतिशील अवस्था में है। आपने भी देखा होगा ट्रेवल करते समय कोई स्थिर व्यक्ति है या स्थिर वस्तु है, वो आपकी गति के विपरीत दिशा में गति करते हुए आपको दिखाई देगी। तो आपका जो निर्देश तंत्र है वो फिलहाल ट्रेन है, उसमें आप बैठे हो और उसके सापेक्ष कण की स्थिति को देख रहे हो, तो कण आपको आपकी गति, जो ट्रेन की गति है, उसकी विपरीत दिशा में गति करता हुआ दिखाई देगा। तो जब किसी कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है तो किस निकाय के सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा, उस निकाय को कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या कहेंगे, कोई भी कण है या कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति का अध्ययन जिस निकाय के सापेक्ष किया जाएगा वो निकाय कहलाएगा निर्देश तंत्र। आइंस्टाइन का एक सिद्धांत है, सापेक्षिकता का सिद्धांत, कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी पैरामीटर हो किसी वस्तु से संबंधित, या कोई भी भौतिक राशि हो, उसका जब आप अध्ययन करते हो तो वो किसी न किसी अन्य राशि के सापेक्ष किया जाता है। निरपेक्ष रूप में प्रकृति में किसी भी भौतिक राशि का चयन या उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ऐसे कह सकते हैं कि निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप
किसी वस्तु की गति माप रहे हो तो या तो किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष मापोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है या कोई गाड़ी गति कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है उसके सापेक्ष वो गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूर चली जाएगी। तो जब आपने मापा उसको, वेग को, उसकी स्पीड को, तो वो एक निर्देश तंत्र जो स्थिर है उसके सापेक्ष मापा, तो वो जो स्थिर निर्देश तंत्र, जो स्थिर निकाय है, वो आपका निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो आइंस्टाइन के सिद्धांत से किसी भी वस्तु या कण की जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों के अध्ययन के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। अपन सामान्यतः जो निर्देश तंत्र काम में लेते हैं वो कार्तीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है या कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, उसमें 3 एक्सिस लिए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस परस्पर लंबवत होते हैं। ये जो जेड एक्सिस होता है वो तल के लंबवत कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, ऐसे बाहर की तरफ, तीन दोनों अक्षों से लंबवत। लेकिन अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इसको कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को जो व्यक्त करने का प्रोसेस है, हाँ, तो कार्तीय निर्देश तंत्र में जहाँ पे तीनों एक्सिस मिलेंगे उसको अपन कहेंगे मूल बिंदु। तो कोई भी कण है उसकी स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। कुछ अपन जो 12th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ के आए हैं या बेसिक जो है उसकी बात करेंगे, उसके बाद जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए किसी पॉइंट P पे कोई कण स्थित है, ठीक है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष कण को जिस सदिश से व्यक्त किया जाएगा वो कहलाता है इसका स्थिति सदिश। तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कण की स्थिति को कैसे व्यक्त करेंगे, तो कण की स्थिति को व्यक्त किया जाएगा पोजीशन वेक्टर से या स्थिति सदिश से। किससे व्यक्त किया जाएगा, पोजीशन वेक्टर से या स्थिति सदिश से। मान लीजिए ये जो आपका बिंदु P है उसके जो निर्देशांक हैं उसको मैं x, y और z से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ, x, y और z से। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो अगर r सदिश के द्वारा व्यक्त किया जाए तो r सदिश इक्वल्स टू क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ जो i कैप, j कैप और k कैप हैं वो x एक्स, y एक्स और z एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश हैं। इनका काम होता है डायरेक्शन शो करना। तो जो i कैप है वो शो करेगा x एक्स को, j कैप है वो शो करेगा y एक्स को और k कैप है वो शो करेगा z एक्स को। यहाँ x, y, z क्या होता है, अगर मेरे को अक्ष निर्देशांक निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो अक्ष के अलावा जो दो एक्सिस हैं y और z, उससे जो बनने वाला तल है, उस पर अगर बिंदु P से लंब डाला जाए तो वो जो दूरी होगी वो आपका आएगा अक्ष कोऑर्डिनेट, अक्ष निर्देशांक, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है या y निर्देशांक निकालना है तो y के अलावा जो दो एक्सिस हैं x और z, इससे बनने वाला जो तल है, फॉर एग्जांपल जैसे y और z, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इस तरह से ये जो तल बन रहा है, इस तल पर अगर बिंदु P से लंब डाला जाए तो वो जो लंब की लंबाई होगी वो आपका क्या होगा, y निर्देशांक। सेम इसी तरह से z निर्देशांक क्या होगा, z के अलावा जो दो एक्सिस हैं x और y, ठीक है, x और y जो एक्सिस हैं उनसे बनने वाले तल पर बिंदु P से यदि लंब डाला जाए तो वो जो दूरी आएगी वो आपका होगा z कोऑर्डिनेट। तो कार्तीय निर्देशांक तंत्र में या कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो कण की स्थिति है वो एक स्थिति सदिश के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पे ये जो निकाय है इसके द्वारा कण की स्थिति को या कण के वेग को या कण के त्वरण को व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो निकाय है इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। अगर इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कण गतिशील हो तो विस्थापन को किससे डिनोट करेंगे, विस्थापन को किस तरह से डिनोट करेंगे। मान लीजिए किसी टाइम t1 पे कण की स्थिति है ये x1, y1 और z1, ठीक है। किसी अन्य टाइम
T2 कण बिंदु P पे आ जाता है, जिसके निर्देशांक हैं x2, y2 और z2। ठीक है, ये टाइम मान लो है T2। तो समय के सापेक्ष कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है। मान लीजिए बिंदु Q जो है वहाँ कण की स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर है r2 और बिंदु P पे स्थिति सदिश है r1। तो यहाँ जब मैं r1 और r2 को डिनोट करूँगा तो r1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह से r2 को क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो विस्थापन जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो विस्थापन शो किया जाएगा, तो विस्थापन को आप कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 के द्वारा। ठीक है, तो R2 माइनस R1 की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें, इसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा R से। विस्थापन को कैसे लिख रहा हूँ, डेल्टा R इक्वल्स टू क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, अगर ये वैल्यू रख के इसको सोल्व करें तो आपके पास वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, या डेल्टा आर इक्वल्स टू आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कोई भी कण है उसकी स्थिति को इससे व्यक्त किया जा सकता है। ये विस्थापन का समीकरण है। यदि कण गतिशील अवस्था में है तो आप इसके लिए वेग की कैलकुलेशन कर सकते हो, इसके लिए त्वरण की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर वेग की बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो कण का वेग कैसे लिखेंगे, जनरली मैं औसत वेग की बात कर रहा हूँ, तो औसत वेग जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यदि आप तात्क्षणिक वेग लिखोगे, इसी को अगर तात्क्षणिक वेग में लिखना चाहो, ये डेल्टा आर अभी तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखना चाहो तो तात्क्षणिक वेग को लिखा जाएगा v इक्वल्स टू, ये जो औसत वेग लिखा हुआ है उसमें जो टाइम की लिमिट है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। यह आपका है तात्क्षणिक वेग। तो निर्देशांक पद्धति में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अब विस्थापन को इस तरह से लिखेंगे, वेग को इस तरह से लिखेंगे। सेम ऐसे ही त्वरण आपका कैसे लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ये लिखा जाएगा dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन की दर। तो ये कुछ बातें थी कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आप कण की स्थिति को, वेग को और त्वरण को किस तरह से व्यक्त करेंगे। ये बेसिक आइडिया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप किस तरह से वेग, त्वरण और विस्थापन की कैलकुलेशन करते हैं। अगले पॉइंट में अपन बात करेंगे जड़त्व तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र दो तरह के होंगे, एक अपन लेंगे जड़त्व निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा लेंगे अजड़त्व निर्देश तंत्र। जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है उसको अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम क्या है जो अपन पहले से पढ़ के हैं, उसमें है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो
स्थिर अवस्था में रहेगी, बशर्ते उस पर किसी तरह का बाह्य बल कार्य नहीं करे। या अपन जड़त्व को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना चाहती है। वो अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। वो उस पर जो बाह्य बल लगाया जाएगा उसका वो क्या करेगी, विरोध करेगी। इसी के बेसिस पे एक निर्देश तंत्र डिफाइन किया गया है जिसको अपन कहेंगे जड़त्व निर्देश तंत्र। तो जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होगा, यदि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें अगर कण पे किसी तरह का बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो कण का जो वेग है वो सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, या कण जो है वो नियत वेग से गति करेगा। तो ये सेम उसी तरह से है जैसे जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसी के आधार पर ये निर्देश तंत्र परिभाषित किया गया है। वेग नियत रहना, या मैं इसको दूसरे रूप में ऐसे कहूँ कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। कण की गति कैसे दिखाई देती है, त्वरण रहित। तो ऐसा निर्देश तंत्र कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यदि मैं बल की परिभाषा से फॉर्मूला लिखूं बल का, तो आप बल ऐसे लिखते हो F = m × a। m द्रव्यमान है, ये त्वरण है, F कण पे लगने वाला बल है। यदि मैं त्वरण को वेग के रूप में लिखूं तो F = लिख सकता हूँ m × dv/dt। जड़त्व निर्देश तंत्र क्या कहता है, अगर बल का मान 0, बल का मान क्या हो 0, तो निकाय की गति कैसे दिखाई देगी, त्वरण रहित। यहाँ से इस फॉर्मूले में देखें तो कोई भी कण है उसका द्रव्यमान m0 नहीं हो सकता, तो आपके पास यहाँ से 0 क्या आएगा, यहाँ से 0 आएगा dv/dt = 0। अगर dv/dt 0 है, किसी भी राशि का अवकल 0 होता है तो वो राशि क्या होनी चाहिए, नियत। तो यहाँ v का मान क्या आएगा, नियत। अगर v का मान नियत है तो त्वरण क्या होगा, 0। यही जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा है कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें यदि किसी कण पे बाह्य बल कार्यरत नहीं है, F = 0 है, तो कण की गति सदैव कैसे दिखाई देगी, त्वरण रहित, या कण नियत वेग से गति करेगा। इसके बाद अपन यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन से रिलेटेड ही पूछा जाता है। यहाँ इसमें जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो अपन कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अजड़त्व निर्देश तंत्र। इसमें क्या है, इसमें अजड़त्व निर्देश तंत्र उसको कहेंगे जिसमें यदि किसी निकाय या कण पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, कंडीशन वही है जो जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए थी, उसके बावजूद भी कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी कण की गति त्वरित दिखाई देती है। कण की गति क्या दिखाई देती है, त्वरित दिखाई देती है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। तो ऐसा जो निर्देश तंत्र होता है उसको कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में शर्त वही है, बाह्य बल अनुपस्थित है, उसके बावजूद भी कण की गति क्या दिखाई देती है, त्वरित दिखाई देती है। मतलब कण का वेग जो है वो नियत नहीं रहता है। ऐसा निर्देश तंत्र कहलाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बेसिकली अपन जितने भी निर्देश तंत्र काम में लेते हैं वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होते हैं। जैसे अपन अगर पृथ्वी की बात करें तो कोई कण जब पृथ्वी पे आप प्रेक्षक के रूप में उपस्थित हो और कोई कण गतिशील कर रहा है, ठीक है, नियत वेग से, उस वेग से किसी भी वेग से गतिशील कर रहा है, अगर उस कण पे बाह्य बल नहीं लग रहा, किसी तरह का प्रतिरोध नहीं है, एयर का भी कोई प्रतिरोध नहीं है, तो वो कण नियत वेग से गति करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ होता क्या है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, रोटेटिंग मोशन जो पृथ्वी की है, उसके कारण उस पर कुछ त्वरण लगेगा, और त्वरण लगने की वजह से वो जो निर्देश तंत्र है
बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरित होगी तो वो निर्देश तंत्र कैसा कहलाएगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन जब गति का अध्ययन करते हैं, कण की गति का अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी जो निकाय है वो एक बहुत बड़ा निकाय है, ठीक है। तो उसमें जब किसी कण की गति का अध्ययन किया जाएगा तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति का प्रभाव है उस निकाय की तुलना में घूर्णन गति का मान बहुत कम होता है निकाय की गति की तुलना में। तो वो जो घूर्णन गति के कारण जो अतिरिक्त त्वरण का जो पद आता है उसको अपन नगण्य मान लेते हैं। तो सामान्यतः पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानकर ही अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी है एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, लेकिन पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में मान के उसका अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन है दोनों की। इसके बाद अपन बात करेंगे कि निर्देशांकों का रूपांतरण किस तरह से होगा।